हाँ जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मूर्ति की नाक लगानी ज़रूरी है। इसीलिए यह तय किया गया कि हर हालत में मूर्ति की नाक लगनी चाहिए। मूर्ति की नाक लगाने के लिए क्या क्या किया गया? उच्च स्तर पर मशवरे विचार किए गए, दिमाग खरोंचे गए। यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास थे। बदहवास चुप थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, मैं जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार आ गया। वो देखने लगा सबकी तरफ कि कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि कुछ उदास थे, कुछ लटके चेहरे लेकर बैठे थे, तो कुछ चुप थे। लेकिन अचानक से आवाज़ सुनाई दी कि मूर्ति की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अर्थात सब अधिकारी खुद काम करने की बजाय अपना काम दूसरों पर डालकर खुद आज़ाद होना चाहते हैं। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया। इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। जब यह तय हो गया कि मूर्ति की नाक लगनी ज़रूरी है, उसके लिए मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने सबकी परेशानी को समझा और उसने कहा कि मूर्ति की नाक लग जाएगी, पर मुझे ये पता होना चाहिए कि मूर्ति कहाँ कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। इसके लिए क्लर्क को बुलाया गया। यह खोज करने को कहा गया, लेकिन क्लर्क ने आकर जवाब दिया, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अर्थात उस मूर्ति के रिकॉर्ड कहीं किसी भी फाइल में नहीं थे। हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया, जैसे भी हो यह काम होना चाहिए। इस नाक का दारोमदार आप पर है, दारोमदार जिम्मेवारी। उस कमेटी ने यह काम किसी दूसरी कमेटी के सिर छोड़ दिया कि यह काम कैसे भी करके पूरा होना चाहिए। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन खबरों में छप गया। मूर्तिकार ने कहा, कैसे भी करके मैं इस मूर्ति का पत्थर ढूंढकर ले आऊँगा। मसला हल हो गया। अखबारों में भाषण छप गया कि मूर्ति की नाक लग जाएगी। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश निराश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। वो हर जगह जा आया, लेकिन उसने कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, इस किस्म का पत्थर कहीं भी नहीं मिला।
यह पत्थर विदेशी है, अर्थात अंग्रेज अधिकारी की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर भी हमारे देश का नहीं प्रयोग किया गया, वह भी विदेश से आया था। सभापति ने तैश में आकर कहा, तैश में आना, गुस्से में आना, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। सहसा अचानक उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपड़ासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो, आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, उस मूर्ति की नाक लगाने के लिए हमारे देश की सरकार ने, जो हमारे देश में नेताओं की, शहीदों की, देशभक्तों की मूर्तियां लगी हैं, उस मूर्ति की नाक उतारने तक का हुक्म दे दिया। अब मूर्तिकार उन मूर्तियों की तलाश में निकला जहाँ से उसे जॉर्ज पंचम की मूर्ति के लिए नाक मिल जाए। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काफसी जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खान, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहनीय, मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों को दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, ढांढस बंधाना, धीरज देना, हौसला देना। सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस प्रकार मूर्तिकार ने मूर्ति की नाक लगाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। कितने देशभक्तों की, कितने शहीदों की मूर्तियां देखी, लेकिन सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। नाक बड़ी होना, मान सम्मान अधिक होना, अर्थात हमारे देश में उन लोगों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक है, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए शहीदियाँ दी, कुर्बानियाँ दी। सब फिर मुश्किल में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतगंज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, हैरत अंगेज, हैरान कर देने वाला, कौंधा सूझा। एक ऐसा ख्याल उसके दिमाग में आया। उसने पहली शर्त दोहराई,
जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसीलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, चौंक उठा और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई कि जो उसने अब सुझाव दिया है कि जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर लगा दी जाए, उसकी उसे इजाज़त दे दी गई, इस शर्त के साथ कि यह बात किसी के पास ना पहुँचे। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का सुझाव दिया गया था और उसे पास किया गया था, इसीलिए फिर पहरेदार लगा दिए गए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया। उसकी रबाब निकाली गई। रबाब क्या होती है? रबाब वो हरेवाई होती है, काई होती है, जो लगातार पानी होने के कारण वहाँ जम जाती है। ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां अंदर अंदर अर्थात भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया जब रानी ने आना था। सब जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अखबार में ये खबरें छापती गई कि मूर्ति का मसला हल हो गया और जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। लेकिन वो नाक कैसे लगाई गई, कब लगाई गई, किसने लगाई, कहाँ से लगाई, इस बात के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। उस दिन के अखबारों में सिर्फ एक बात छपी थी कि मूर्ति का मसला हल हो गया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। रानी किस अड्डे पर उतरी, उसका अभिनंदन स्वागत किसने किया, कौन सा रिबन काटा गया, इसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। हाँ जी, तो इस पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है कि किस प्रकार अपना काम पूरा करने के लिए वो किसी दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते और पहले काम समय पर ना कर किस प्रकार बाद में सारे काम एक दूसरे पर डाल देते हैं, तब भी उनका कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता। तो यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिस पे सरकार पर व्यंग किया गया है और साथ साथ यह भी बताया गया है कि जिन अंग्रेज़ों ने हम पर अत्याचार किए, हम पर जुल्म किए, उनका हमारे देश में कोई मान सम्मान नहीं है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति होना पर मूर्ति की नाक ना होना इस बात का प्रमाण है कि जॉर्ज पंचम का कोई मान सम्मान नहीं था। सबकी नाकें देखने पर भी जॉर्ज पंचम की नाक उन सब शहीदों से, देशभक्तों से, उन बच्चों की नाक से भी छोटी निकलना अर्थात जॉर्ज पंचम का मान सम्मान ना होना, यह बताया गया है इस पाठ में। धन्यवाद।